अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। और आज हम एबटाबाद जैसे खूबसूरत पुरफ़ज़ा और पहाड़ी मकाम पर बैठे हैं। और नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है ख़वातीन में माहवारी के मसाइल। जब एक बच्ची पैदा होती है तो एक ख़ास उम्र पर पहुँचने पर जब वो सनू बलूग़त में दाखिल होती है तो वहाँ पर से माहवारी का सिलसिला शुरू होता है, जो कि उस वक्त तक जारी रहता है जब तक उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 40 या उससे अबव नहीं हो जाती। इन तमाम सालों में बहुत सारे मराहिल ऐसे आते हैं जहाँ जहाँ पर हमारी जो बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, उनको ये माहवारी के मसाइल का सामना होता है। तो बहुत इसमें क्रिटिकल सा और अहम मौजू है। और इसमें बहुत सारे जो हैं वो मिथ्स या गलत तसव्वुरात भी पब्लिक के जहनों में आ जाते हैं, जो कि नुकसान का बायस हो सकते हैं। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर शानदाना मुस्तफ़ा जदून, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, गानी यूनिट बी, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, एबटाबाद। डॉक्टर शानदाना, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम बड़ी सादा सी चीज़ों से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स और पेचीदा चीज़ों की तरफ आएंगे। तो जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि एक बच्ची जब पैदा होती है तो वो कुछ सालों के बाद उसमें पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, मतलब कब स्टार्ट होता है और ये किस उम्र तक ये प्रिसाइजली चलता रहता है? जैसे कि आपने बताया कि जैसे फ़ीमेल्स में ये चेंजेस आती हैं जिसको हम बलूगत कहते हैं। तो असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब एक माँ, एक औरत एक बच्ची को कंसीव करती है, तो वहीं से अल्लाह ताला उसको डिटर्मिन कर लेता है कि कुछ अरसे बाद क्या प्रोग्रामिंग होगी, कब उसकी बलूगत शुरू होगी, और एक ख़ास सर्टेन नंबर ऑफ़ एग्स के साथ वो बच्ची पैदा होती है। वो एग्स जो होते हैं जिनको हम अंडे कहते हैं, एक तरह से अंडादानियाँ होती हैं, वो डेवलप होती हैं और वो उसी स्टेट में अरेस्ट रहती हैं। उसमें ये होता है कि जब वो बलूगत का टाइम आता है तो उसका जो ब्रेन है वो ऐसे सिग्नल्स देता है कि ऑटोमेटिकली उसका वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से शुरू में जैसे 12 से 14 साल की एज होती है, यूजुअली वी गेट मेंस्ट्रुएशन, अभी थोड़ा सा एज अर्ली आ गई है। और वो इस वजह से आई है कि थोड़ा सा डाइट की वजह से लोगों का जो है वो है कॉन्सेप्ट है कि आप हेल्दी हों, तो वो हेल्दी थोड़ा ओबेसिटी की तरफ जा रही है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अर्लियर ऑनसेट होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग थोड़ी उसको ना अर्ली उस पर आती है, क्योंकि उसमें आपका वेट, आपकी और डेवलपमेंट अफेक्ट करती है। तो बच्चों को थोड़ा जल्दी भी ऑनसेट हो गई है, जो बलूगत में जाने का टाइम है थोड़ा प्री प्रोग्राम हो गया है। लेकिन वो जो फ़िक्स नंबर ऑफ़ अंडों के साथ पैदा होना और वो टाइमिंग करना, ये एक अल्लाह की तरफ से हर एक का डिफरेंट है और प्रोग्राम्ड है। लेकिन जनरली एज होती है 12 to 14 ईयर्स, और उसमें वो सारी चेंजेस आने लगती हैं, जिसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी होती हैं, उनकी मेंटल चेंजेस भी होती हैं। और फिर हर साइकिल में जैसे हम कहते हैं कि एक माहवारी होती है, उसके ख़ास दौरान जो होता है उनको पीरियड्स जिनको हम कहते हैं आम उसमें, तो वो उनको होते हैं और वो एक बिगिनिंग होती है उसकी इस लाइफ में एंटर होने की। तो इसको हम जो है कहते हैं किस तरह ये बच्ची जो है वो बलूगत में आ गई है। मैं फ़िक्स नंबर ऑफ़ अंडों की कहानी इसलिए भी थोड़ा सा कर रही हूँ कि अक्सर लोग आते हैं जब लेटर ऑन भी मेरे पास कोई ऐसी बात हो, तो ये बात उनको समझानी पड़ती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक फ़िक्स चीज़ के साथ पैदा किया है। एग्जैक्टली। हर साल या हर महीने वो जो अंडा रिलीज़ होता है, एक एक करके वो कम होता जाएगा हाँ, वो ना। कम होता जा जी। रहा है। तो अब ये नहीं हो सकता कि हम उसको दोबारा से बढ़ा सकें। तो वो जो फ़िक्स नंबर है वो कम हो सकता है, लेकिन बढ़ने का चांस नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। देखिए कैसा कुदरत ने, अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जैसा आपने फरमाया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर जो बच्चा है वो फ़ीमेल है तो उसकी ओवरीज़ में जो अंडों की तादाद सारी ज़िंदगी चलेगी, वो बिल्कुल, एक फ़िक्स्ड है। बिल्कुल। और वो जब माहवारी शुरू होती है उससे प्रोसेस शुरू होता है और जब तक वो ख़त्म होती है, आम तौर पे बिल्कुल, 40 से 45 साल की उम्र में एग्ज़ैक्टली, ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर उनकी तादाद कम होती जाती है और बिल्कुल, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो निज़ाम ही बंद हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं डॉक्टर साहब कि मोटी मोटी कौन कौन सी ऐसी इस पूरे जर्नी में जो 12-13 साल की उम्र में शुरू होता है और तकरीबन 40-45 मतलब वेरी करता है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में शायद जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, यहाँ पर शायद ज़्यादा देर से आता है। आप इस पे ज़रा वजाहत फरमाइएगा जैसे कि हमने कहा ना कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जैसे औरतें बहुत सी फेस करती हैं। हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, हमारे पास यंग बच्चियाँ भी आती हैं, हमारे पास मिडिल एज भी आता है, हमारे पास ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह सेगमेंट में कन्वर्ट कर लें कि एक हैं जो नौ उम्र बच्चियाँ हैं, उनका बिल्कुल, सेगमेंट अलग कर लें कि उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं।
उसके बाद जो है वो हम ज़रा बड़ी एज की, जो मिडिल एज, फर्टाइल एज जो होती है ज़्यादा, चाइल्ड बेयरिंग एज भी इसको हम कहते हैं, जी उसकी तरफ आ जाएंगे। और फिर जो उसका अख्ताम होने वाला जब होता है तो उस वक्त किस किस्म के मसाइल। तो मेरा ख्याल है कि शायद और ज़्यादा नाजरीन इससे जो हैं वो ख़ुद को एसोसिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। इसमें यह है कि जैसे यंग बच्चियाँ आती हैं मेरे पास, तो अक्सर प्रॉब्लम्स मैंने देखा है, एक तो हम इसको फिजियोलॉजिकल इसलिए कहते हैं कि यह कुदरती एक चीज़ है कि जब शुरू में आपका साइकिल इस्टेब्लिश हो रहा होता है तो ब्रेन उस तरह डेवलप नहीं होता, तो वो जो डेवलपमेंट का टाइम है उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अक्सर माएँ बच्चियों को लेके आती हैं विद दिस कंप्लेन कि जी पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे। तो हम अगर ओवर एंथुजियास्टिक हो जाएं, और मतलब हम लोगों ने ये रूल आउट करना होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैथोलॉजिकल नहीं, अदरवाइज़ हम सिर्फ तसल्ली देते हैं, और तसल्ली लेनी भी चाहिए कि ये वो चीज़ है जो विद टाइम ठीक हो जाएगी। तो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तो मेरे पास ये पेशेंट्स आते हैं। यानी कि शुरुआत में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोग बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं सीरियस लेते हैं, क्योंकि आजकल कंसर्न ज़्यादा है, बच्चे पढ़ भी ज़्यादा रहे हैं, डाइट्स भी अच्छी नहीं है। फिर सेकंड ऑनसेट होता है कि ये जो आपको थोड़ा सा वेट गेन और ये जो ओबेसिटी ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तो उसमें भी थोड़े से पीरियड्स डिले होते हैं। हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, तो वो उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अर्ली मतलब मिडिल एज के बजाय ज़रा अर्ली डिमॉन्स्ट्रेट हो जाता है। तो अक्सर माएँ आती है कि मेरी बेटी कुछ खा नहीं रही, और ये है हता कि बच्ची का वज़न ठीक ठाक होता है, फिर उसको ये काउंसल करना पड़ता है कि नहीं, यू हैव टू मेक हर एक्टिव, वो एक्टिव रहेगी तो चीज़ें ठीक होंगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे इनिशियल जो 9 उम्र के होते हैं कि एक तो हमें रीअश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी मिथ्स हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपने तसल्ली देनी होती है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवा लें अगर आपने माँ को तसल्ली देनी है, लेकिन ओवर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल एज में हमारे पास जो ख़वातीन आ रही हैं उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपका स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, आजकल तो ऐसा कि हर पाकिस्तानी बेचारा स्ट्रेस में बैठा हुआ है तो उसमें ख़वातीन तो कोई इस्तिस्ना उनको भी हासिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और सेकंड बात ये कि हम जो बहुत अच्छी बात है कि वुमेन एजुकेशन कर रही हैं, हम जॉब्स कर रहे हैं, हम डबल ड्यूटी कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि हम फीमेल्स डबल ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हम घर भी देख रहे हैं और हम बाहर भी देख रहे हैं। ये क्रेडिट तो स्ट्रेस का लेवल जो हमारी मल्टीटास्क की है वो हमें स्ट्रेस के किसी और लेवल पे लेके जाती है। लेकिन अल्लाह ने शायद बहुत प्रोटेक्टिव बनाया हुआ, हमें प्रोटेक्ट और रेजिलिएंट भी बहुत बनाया है जी। मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों से शायद इतना बर्दाश्त ना हो सके, इतनी जिम्मेदारी। लेकिन क्रेडिट टू यू, सलाम है आप लोगों को कि जो आप इतना घर भी संभालना और फिर प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस रखना। बिल्कुल, क्योंकि ये वो फेज़ है कि इसमें आपका कैरियर भी फ्लॉरिश कर रहा होता है और आपके बच्चों ने भी बड़ा होना होता है और आपने घर भी चलाना होता है। सो ये 3-4 चीज़ें जब आती हैं तो मैं हमेशा टॉप पे स्ट्रेस को रखती हूँ। जब मेरा मरीज़ आता है, अंदर घुसता है, तो मैं सबसे पहले उसके एक्सप्रेशन देख के समझ जाती हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। तो वो पहले तो नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन दे ओपन अप, तो मेन फोकस यही होता है कि जी स्ट्रेस चल रहा है। तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द थिंग ब्रेन कंट्रोल करता है। जब ब्रेन इन चीज़ों को कंट्रोल करता है तो उससे भी पीरियड्स ख़राब होते हैं। सेकेंड बात होता है कि ओबेसिटी, मैंने अगेन आपसे कहा कि वर्क लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारे वॉक कम हो गई है, वॉक की जगह नहीं बाज़ लोगों को मिलती है, आपका फूड की चॉइसेस ऐसी हो गई, तो इस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। एंड अगेन दिस लीड्स टू पीरियड्स ऑफ एमिनोरिया, आपको बीच में पीरियड्स नहीं होते, फिर होते हैं वो इरेगुलर साइकिल। सो अगेन वी हैव टू रीअश्योर देम एंड वी हैव टू गिव अप्रोप्रिएट मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको ये टॉप ऑफ द लिस्ट रखना होता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें काफ़ी ख़वातीन जो है वो शिकायत करती हैं कि उनके साइकिल जो हैं वो इरेगुलर हैं। इरेगुलर से मुराद ये है कि कोई फ़िक्स डेट्स नहीं है, उसकी कोई फ़िक्स ड्यूरेशन नहीं है, तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? जो सबसे मैंने आपसे कहा ना, अभी हमारे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वही पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, कि आपकी ओवरीज ऐसी होती है जिसमें बहुत से जैसे थैलियाँ सी बन जाती हैं, जिनको आम लफ्ज़ों में हम एक्सप्लेन करने के लिए ये कहते हैं कि पानी की थैलियाँ बन गई हैं। तो उस वजह से ये होता है कि पीरियड्स रुक जाते हैं और फिर जब वो होते हैं तो अपनी मर्ज़ी से होते हैं, सो एरेटिक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इस वजह से एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगेन मैंने आपसे कहा, हम सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं जिनसे कि पीरियड्स रेगुलेट कर सकें। और सेकंड बात फिर आ जाती है कि हमें इन्फेक्शंस हैं। सारी बात है, आपका हमारी इम्यूनिटी उस तरह की नहीं रही जैसे पहले ज़माने में थे, खुराक भी वैसी नहीं रही, तो एक इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से हमें एंडोमेट्राइटिस या इस किस्म की इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, PIDs के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट कैन लीड टू दिस। और सेकेंड बात मैंने कहा ना, कई जगह ओवर ट्रीटमेंट भी हमें ख़राब करती है। हम वी आर वेरी कॉन्शियस, हम फ़ौरन ज़रा सी उसके लिए भी चले जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें ट्रीट करता है। एक और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ओल्ड एज में जो मेनोपॉज है हमारा सबसे निगलेक्टेड ग्रुप है, क्योंकि हम जब औरतें मेनोपॉज पे हो जाती हैं तो वो अज्यूम किया जाता है कि बस ख़त्म है तो ठीक है, बट व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू ये बहुत कम लोग समझते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आ रही थी और मैं हमेशा उसका मेंशन करना चाहती हूँ। उसने कहा, मैडम मुझे गुस्सा बहुत आता है, और ये मेरा बड़ा बेटा, मैं इसको बहुत मारती हूँ। तो मेरा बेटा भी अंदर आ गया, उससे कहा मेरी माँ मुझे रोज़ मारती है।
तो फिर जब मैंने सारा प्रूव किया तो शी वॉज पेरीमेनोपॉजल, उसको सारे सिम्टम्स थे, वो मूड स्विंग्स भी आते होंगे और वो एंड अब वो हार्मोनल देखे ना चेंजेस हो रही हैं, हाँ, तगयुरात आ रहे हैं, तो बिल्कुल। उसका स्ट्रेस के ऊपर, मूड के ऊपर बड़ा इम्पेक्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मैनिफेस्ट हो रहा है इस रवैये की शक्ल में। बिल्कुल। तो वो उसका रवैया घर वालों को नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने सबको समझाया, उसको भी बिठा के समझाया। फिर हमने कहा कि कुछ मेडिकेशन से भी हम कवर करेंगे, लेकिन कुछ आपने इसको टाइम देना है। सो यू हैज़ टू, दिस इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, तो वो ट्रांजिशन से गुजरने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये अंडरस्टैंड करना है कि नाउ शी इज़ वेरी वल्नरेबल, क्योंकि अब वो सारा कुछ डाउन हिल जा रहा है। उसको कैल्शियम की भी कमी होगी, उसके हार्ट के भी इश्यूज शुरू हो जाएंगे, उसको ये मूड स्विंग्स को भी हैंडल करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा वेस्टर्न लोगों ने इस पर बहुत काम किया है। हमारी सोसाइटी में ये एस्पेक्ट थोड़ा सा लैकिंग है। असल में हम थोड़े से कंजर्वेटिव भी हैं, तो वो थोड़ा सा इन मौज़ूआत पे बात करना भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब साबित अब तक ये हुआ कि जब ये साइकिल अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है माहवारी का, ये जब शुरू होता है, शुरू में इब्तिदा में प्रॉब्लम आ सकते हैं और इसकी इंतहा के ऊपर जब मेनोपॉज़ है, जब उन्होंने बिल्कुल बंद हो जाना है, तो लिहाजा इसको इतना बहुत जहन पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है और ये वक्त के साथ सेटल हो जाता है। और ज़रूरत पड़े तो फिर आप लोग तो हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद अगर कोई वजूहात सामने आती हैं तो उसको ठीक करने के लिए माशाल्लाह आप जैसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एक और प्रॉब्लम होता है कि जिसमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं। इसकी कितनी अक़साम होती हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं? जब हम ये कहते हैं कि पीरियड्स आना बंद हो गए, तो हम इनको यूजुअली जो हम क्लासीफाई या डिवाइड करते हैं वो दो ग्रुप्स में करते हैं। हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया होता है, एक सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया क्योंकि टर्म इसी तरह है, तो मैं इसको ये कहूँगी कि एक ऐसी बच्ची जिसको कभी माहवारी हुई नहीं, जैसे 15 साल की एज तक वो बच्ची पहुंच गई और उसको माहवारी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अब आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इस बच्ची को माहवारी क्यों नहीं हो रही। या 13 साल की बच्ची है और उस पर कोई भी ऐसे करेक्टर ज़ाहिर नहीं हुए जिससे लगे कि वो डेवलप हो रही है, बलोगत में एंटर कर रही है, तो आपने ऐसे बच्चों को भी इन्वेस्टिगेट, ऐसी बच्चियों को आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि आप देखें कि क्या वजूहात है। क्योंकि ये जो वजूहात होती हैं जिसको प्राइमरी एमेनोरिया हम कहते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप दिमाग से शुरू करें, क्योंकि एक साइकिल है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है, आपकी ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं, और आपका जो यूट्रस है जहाँ से ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है, तो ये सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको हर स्टेप पे देखना पड़ता है। अगर ब्रेन अपना हार्मोन अपने टाइम पे नहीं बना रहा तो आपको प्राइमरी एमेनोरिया मिलेगा। अगर उसकी ओवरीज या अंडादानियाँ जिनको हम कहते हैं वो सही काम नहीं करी तो भी आपको एमेनोरिया मिलेगा। अगर उसकी बच्चेदानी ही अपनी जगह पे सही नहीं बनी हुई कुदरती तौर पे, तो अगेन आपको प्राइमरी एमेनोरिया मिलेगा। या फिर उसका आउटफ्लो ट्रैक जिसे कहते हैं, जो रास्ता है वो बंद है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस, और लेटली हम बहुत देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सी बच्चियाँ आ रही हैं कि जिनकी यूट्रस होते हुए भी उनका जो है स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि वो नहीं ब्लीड कर रही होती, तो पता चलता है कि जी उनका तो रास्ता ही बंद है। सो वी हैव टू मेक एन आर्टिफिशियल पाथवे फॉर देम एज वेल। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका बाय बर्थ शी इज़ बॉर्न विद दैट। तो प्राइमरी एमेनोरिया में वो सारी कॉजेज आ जाती हैं, स्टार्ट ही नहीं होता है ना, एक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। और सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी एमेनोरिया में ऐसे कॉजेज आती हैं, जैसे हमने पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, कि सेकेंडरी कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसने या तो आपके ब्रेन को अगेन अफेक्ट किया, ओवरीज को अफेक्ट किया हो, या यूट्रस को अफेक्ट किया हुआ है। ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे फीमेल्स हैं, उसने कहीं बच्चा पैदा किया, शी ब्लड अ लॉट, और उसके बाद उसका सारा सिस्टम शट डाउन हो गया, उसके ब्रेन को वो सप्लाई नहीं गई, तो जो उसके हार्मोन्स बनाने वाले सेल्स हैं वो डेड हो गए, अगेन शी इज़ नॉट गोइंग टू हैव पीरियड्स अगेन। अगर उसकी ओवरीज प्री मेच्योरली, जैसे हमने पहले बात की कि फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुए, एग्स विद टाइम इतने कम थे शुरू से ही कि वो टाइम से पहले ख़त्म हो गए, तो उसको कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। और लेटली हम ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो वो जो हम फर्टिलिटी की ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी थोड़ा ये फैक्टर आ रहा है। रेडिएशंस का एक्सपोजर जो है, पहले ज़माने में एक्सरे बहुत फ्रिक्वेंट हो जाया करता था, ये जो रेडिएशन का एक्सपोजर है ये भी अंडों को कम करता है, तो ये एक फैक्टर है। और यूट्रस में आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपका कोई आपने एक्सेसिव जैसे सफाई की हो, या डीएनसी जैसे हम कहते हैं, बहुत क्यूरेटाज एक्सेसिव कर लिया, आपने यूट्रस की लाइनिंग ही ख़त्म कर दी, अगेन यू कैन गेट दिस सेकेंडरी एमेनोरिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ी मुफस्सिल एक जवाब दिया एमेनोरिया का, और उसकी टाइप भी बताई कि प्राइमरी एमेनोरिया भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी वो जिसमें माहवारी शुरू ही नहीं हुई ड्यू टू एनी रीजंस जो आपने बताई, और सेकेंडरी वो है कि पहले पीरियड्स नॉर्मल थे और फिर अचानक उनकी बंदिश हो गई और उसको फिर हमने सेकेंडरी एमेनोरिया कह दिया। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इलाज हम किस तरीके से इसका कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर पहले ही बात की कि मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से होता है, तो हमने इंडिविजुअली हर वजह को देखना होता है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है।
मैंने आपसे कहा कि जैसे शुरू से हुआ ही नहीं है, अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे यूट्रस की फॉर्मेशन में कोई मसला है या कोई आउटलेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हम उस हिसाब से सर्जिकल उस पर जाएंगे। अगर हमारे पास ओवेरियन कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सिस्ट है, या हमने फिर उस तरह उसको मैनेज करना है। और ब्रेन वाइज अगर हमारे पास एमिनोरिया आ रहा है, तो हमने फिर देखना है कि कौन सा हार्मोन है जो कम है, क्या हम उस हार्मोन की रिप्लेसमेंट बाहर से दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो फिर हमने वो चीज़ उसको शुरू करानी है। तो इस पे कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टेस्ट हैं, जैसे हम उस रूट कॉज तक पहुंच सकें, एंड देन अकॉर्डिंगली वी मैनेज द पेशेंट। सो ये वही वाली बात है कि हमें पहले वजह जाननी है और फिर उसके मुताबिक हमने एक्ट करना है। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही नाउमीद हो जाएं। बहुत सी चीज़ें हैं कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं, दे वेरी डिसहार्टेंड, सो देयर इज़ ऑलवेज होप। तो आप कहीं ना कहीं से उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए होती हैं। सब कुछ इंसान को नहीं मिलता, लेकिन जो वक्त और जो लाइफ अच्छी गुजर जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो मे बी अगर हम बहुत उनको करेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको एक बेहतर ज़िंदगी की कोई रोशनी दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली। कहते हैं जी, देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो मसाइल बयान किए अभी, उसमें एक मसला जो होता है वो ये भी होता है कि बड़े हैवी पीरियड्स भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसका क्या हम इलाज करेंगे? इसी तरह जैसे हमने पहले इसको ग्रुप में डिवाइड किया कि हमें अर्ली ऑनसेट में क्या मिलेगा, मिडिल एज ख़वातीन में हम क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और जो हमारी ज़रा उम्र ज़्यादा जिनकी हो जाती है उनमें हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगे। यंग बच्चियों में जैसे हमने पहले कहा कि पीरियड्स एरेटिक होते हैं, कभी टाइम पे होते हैं, कभी नहीं होते, तो उसमें भी हमें कभी कभार हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिलती है। ऐसे पेशेंट्स को हम फिर रीअश्योर भी करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि हम उनके पीरियड्स को ये क्वांटिटी को कम कर सकते हैं कि माहवारी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऐसी बच्चियों से हमें अक्सर ये डर होता है कि वो खा भी नहीं रही होती हैं तो एनीमिक ना हो जाए, एनीमिक ना हो जाए, खून की कमी से खून हम की कमी डरते ना हैं। हो तो जाए। हमने फिर वो सारा कवर करना होता है एज अ ग्रुप। और कुछ ड्रग्स हैं वो हम उनको शुरू कराते हैं ताकि हम वो जो प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जो साइकिल इस्टेब्लिश हो रहा है, उसको थोड़ा हम हेल्प आउट कर सकें। मिडिल एज में अगेन बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हमारे पास रसोलियाँ जिससे हम कहते हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, वो हो सकता है। इन्फेक्शंस बहुत सी तरह की हैं, और खुदा माफ़ करे कि कैंसर्स कुछ हैं जो इस तरह ज़ाहिर होते हैं। तो हमने फिर उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस करके वो रूट कॉज तक पहुंचना होता है। और अगर हमें जो चीज़ सामने आती है, और मैनेजमेंट फिर उसके अकॉर्डिंगली होगी। लेटर एज में जो हमें सबसे बड़ी बात मिलती है, जो पेरीमेनोपॉज की जो औरतें होती हैं, बहुत से बच्चे पैदा किए हुए होते हैं, और मल्टीपैरस हम उनको कहते हैं, ख़वातीन होती हैं, तो उनकी बच्चेदानी अक्सर बहुत बड़ी होती है। तो मैं अक्सर उनको समझाती हूँ कि शायद थक गई है, जो अब बात हद हो गई, तो हंसती है इस बात पे। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि बल्कि यूट्रस और बहुत से रीजंस हैं कि हमारे पास ये जो फीमेल्स आती हैं ओल्ड एज की, तो उनको फिर हमने मेडिसिन पे भी रखना होता है, रीअश्योर भी करना होता है, और अगेन उनके एनीमिया को करेक्ट करना होता है। हमारे पास बहुत सी अच्छी ड्रग्स हैं। हमारे पास एक डिवाइस है मायरीना जिसे कहते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। एक IUCD डिवाइस होती है, जैसे हम छल्ला एक लैंग्वेज में जो कहते हैं, फैमिली प्लानिंग में भी यूज़ होता है। एग्जैक्टली फैमिली जी। प्लानिंग में। लेकिन इससे गॉट अ बेटर इफेक्ट कि इसमें ड्रग होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और बिलफर्ज कि हमारे पास और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, देन वी कैन गो फॉर हिस्टेक्टमी के यूट्रस को निकालने तक बात है। एग्जैक्टली। जब अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है बिल्कुल तो बाहमी रजामंदी से पेशेंट की, बिल्कुल तो यूट्रस को निकाल दिया जाए ताकि वो मसला ख़त्म हो परमानेंटली जाए। उसका हल बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें जो कुछ ख़वातीन में एक बड़ी आम शिकायत ये भी होती है कि माहवारी के साथ बहुत ज़्यादा पेन भी होना शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसका इलाज क्या होगा? बहुत सी ख़वातीन हमारे पास इस सिम्टम के साथ आती हैं, और फिर आपको उनको प्रोब करना होता है, क्योंकि पहले ज़माने में इसको इतना एड्रेस नहीं किया जाता था। अब हमारे पास पेन स्कोर के चार्ट्स भी हैं। आप उनसे पहले पूछते हैं कि आप उसको पेन स्कोर पे रेट करते हैं कि कितना उसको पेन हो रहा है, क्या वाकई वो एक सीरियस कैटेगरी में है जिसको ट्रीटमेंट चाहिए, या अगेन वो रीअश्योरेंस वाली कैटेगरी में, क्या आपने उसको रीअश्योर करना है। एक ये बात होती है। फिर जब वो वाकई आपको लगता है कि शी नीड्स सम हेल्प, फिर आपने उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी होती है। वी हैव गॉट डिफरेंट रीजंस। अगेन इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर उसका कोई फाइब्राइड पॉलिप है या कोई ऐसी चीज़ यूट्रस के अंदर है जो उसको तंग कर रही है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज पेन। एनी अनयूजुअल थिंग, एनीथिंग डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल कैन लीड टू डिस्मेनोरिया। आपकी नर्व एंडिंग की सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकता है उन ख़वातीन का। और बाज़ टाइप ए पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो पेन को वैसे भी उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है कहीं भी पेन की। तो फिर आपने इनको डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करने थे, दैट यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू द कॉज। तो एक बहुत कॉमन कॉज है, पेशेंट्स बहुत उससे आती हैं। और मेरा तो यह है कि मैनेजमेंट के साथ साथ मेरे ख्याल में रीअश्योरेंस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आप उनको थोड़ी तसल्ली देते हैं, तो वो चीज़ों को ज़रा लेने में बेहतर हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो चले हार्मोन्स की बात हो गई और वो ब्रेन के सिग्नल्स हो गए, ब्रेन से जो हार्मोन सिक्रीट होने हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होने हैं, एक तो उनका इम्पेक्ट होता है हमारे जो ख़वातीन के जो माहवारी के साइकिल के ऊपर।
एक दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन हमारे माशरे में देखी गई है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री यहाँ पर गुर्बत व अफलास भी बहुत ज़्यादा है और मेल नरिशमेंट पूरी नेशन में ही बहुत ज़्यादा है। तो ख़वातीन भी उससे मुस्तस्ना नहीं है, बिल्कुल। जिसमें आयरन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन डी, एक स्टडी में पढ़ रहा था जिसमें 80% पॉपुलेशन पाकिस्तान की तकरीबन विटामिन डी डेफिशिएंट है। कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम, जिंक, इन ये जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी कमी भी मतलब रैम्पेंट है पूरे मुल्क में, कोई भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। तो आज के मौजू के हिसाब से क्या ये जो जिसे हम कहते हैं कि ग़िज़ाई किल्लत ही कह लें इसको उर्दू में, कलेक्टिवली तमाम चीज़ों की कमी को, ये भी इम्पेक्ट डालती है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर? और क्या हमारे पास कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं कि हम इनकी बाहर से हम उनको पेशेंट को खाने के लिए दें तो इसकी कमी को हम करेक्ट कर दें और समहाउ ये जो माहवारी के मसाइल हैं इनके ऊपर भी काबू पाया जा सके? इस पे तो कोई शक नहीं है कि ये जो ग़िज़ाई कमी है वो जिस चीज़ की कमी जिस्म के अंदर, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ज़रूर होती है, चाहे वो आपके जनरल फिज़िकल के सिम्टम्स में आ जाए या आपको पीरियड्स की रेगुलरिटी में आ जाए। बिकॉज ये जो एंजाइम्स हैं, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द एंजाइम्स देर आर वर्किंग जो मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो कोई एरोमेटेज जो एंजाइम होता है उसकी वर्किंग के लिए भी कहीं जगह पे आपको कैल्शियम चाहिए होता है, कहीं मैग्नीशियम चाहिए होता है। जिंक इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो बहुत सी जगहों पे आपको जिंक की भी कमी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। पहले यही बात है कि रिसर्च इतनी नहीं थी, लेकिन अब रिसर्च इतनी आ गई है कि आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे भी पता है कि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इनकी अब कमी को इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारी कौम इसमें कोई शक नहीं आयरन डेफिशिएंट है। मेरे पास बहुत सी पेशेंट्स आती हैं, हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं, व्हेन वी गो इन एंड हमें पता चलता है कि जी इसका तो फेरेटिन स्टोर्स बिल्कुल है ही नहीं है। वो जो पुराना कहानी है कि बेटे को पहले देना है और बेटी तो को अभी बाद तक में, चल रही है जी वो अभी हमारे तक उसमें चल कि रही है। प्रायोरिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली बेटों की तरफ दी जाती है और बिल्कुल न्यूट्रिशनल जितनी भी मतलब चीज़ें हैं वो बच्चे को पहले और बच्ची को बाद में। बिल्कुल, तो ये ये बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया अब है, इसमें इसमें क्या कोई कहा शक जा नहीं है। सकता है इस बारे में? बल्कि अभी भी कोई बात हो तो मैं, एक खातून मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और माशाल्लाह अच्छी वेल टू डू थी, एंड शी सेड कि आई जस्ट वांट टू गो फॉर IVF एंड हैव अ बॉय। तो मैंने कहा यू गॉट 3 डॉटर्स माशाल्लाह, आप उनको रेस करो। एंड वो नहीं, आपको पता है कि फिर मेरी वो नहीं रहती। देन आई टोल्ड हर कि मैंने कहा मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ, तो अगर मैं कहीं किसी जगह पे स्टैंड अप कर सकती हूँ तो आपकी तो माशाल्लाह 3 है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट, वो मैंने कहा ना कि हम माशरे में ये चेंज आने में बहुत टाइम लगेगा। हमने औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम कि हम बराबरी के लेवल पे आएँ। बराबरी तो शायद फिर भी ना कर सकें, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि औरत बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन है मेल की, एग्जैक्टली। तो उसके बगैर घर नहीं चल सकता। तो मेल बिल्कुल उनकी जगह अपनी है, लेकिन फीमेल उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बैक है। अगर आपकी बैक एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग होगी तो आप फ्रंट पे अच्छा लड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ग़िज़ा में। और अगर ग़िज़ाई किल्लत बहुत ज़्यादा है दैन वी हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द आउटसाइड। आप उसको आयरन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन तो वंस अ वीक अगर आप उनको दें तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। बच्चों पर भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं और माँ पर भी, क्योंकि जब माँ वीक होती है वो बच्चे को भी उस तरह हैंडल नहीं कर सकती। तो इसलिए इनकी तो आप मेंस्ट्रुएशन में क्या, ओवरऑल लाइफ में बहुत सी चीज़ों में इनकी रिफ्लेक्शन आती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अद्वियात की अगर बात करें तो कुछ तो ऐसी अद्वियात हैं जो कि बाहर के ममालिक में सिर्फ पाई जाती हैं, यहाँ मुश्किल इम्पोर्टेड ही आ रही होती हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस में जो हमारी नेशनल कंपनीज़ हैं वो जो सप्लीमेंट्स वगैरह बना रही हैं या आयरन की जो प्रेपरेशंस हैं, आप उनकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं कि वो अच्छा इफ़ेक्ट दे रही हैं पेशेंट्स में? अगर हम अपने पेशेंट्स पे स्टडी करें तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम इसी से कैलिबर कर सकते हैं कि आपका कैलिब्रेट होता है कि आपके अगर HP कम है और आपने मेडिसिन स्टार्ट किए नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट करवाएं तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा, पता चल उसमें ऐसे जाता है। टेस्ट है। एंड दे आर डूइंग वेल। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ चलें, की ये तो कमी। एक खुशाइन बात है कि हमारी जो नेशनल कंपनीज़ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अद्वियात बना रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू इस प्रोग्राम में हुई, और आज का जो मौजू था उसकी मुनासबत से कि ख़वातीन में माहवारी के मसाइल, तो आप चीदा चीदा क्या टेक होम मैसेजेस देना चाहेंगी अवामुन्नास को, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं, प्लीज़? मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस माशरे का, और उसका स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि एक पूरा घर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये जो हमने मसाइल की बात की, ये बहुत से मसाइल हैं।
बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी चीज़ को पिक करते हैं, जैसे माएँ अपनी बेटियों के बारे में या फीमेल्स अपनी हेल्थ के बारे में, तो ज़रूर उसके साथ आगे आएँ। उसको इन्वेस्टिगेट हम ज़रूर करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिथ्स हैं, तो हमने उनको भी अवॉइड करना है और हमने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक अभी है, जैसे हमने न्यूट्रिशन की बात की, जैसे आपके लाइफ़स्टाइल की बात की, तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल विद अ हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ अगेन अ वुमन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज़ उसने मल्टीटास्किंग भी करनी है, उसने घर भी देखना है, उसने बच्चे भी देखने हैं, उसने शौहर भी देखना है। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत मज़बूत बनाया हुआ है और उसको मज़बूत रखने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है और हम कर रहे हैं। और जहाँ तक हम डॉक्टर्स का काम है, हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस मामले में आपके लिए एक मुआवन साबित हों। थैंक यू। नाज़रीन, आखिर में मैं डॉक्टर शांदाना मुस्तफ़ा जदून का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि तवाना पाकिस्तान के पिछले एपिसोड्स की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।